साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। और आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जिसने कर्नाटक की सियासत में भूचाल ला दिया है। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। और कर्नाटक में जो एसआईटी बैठी है उसने भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। और इंटरपोल के अन्य नोटिसों से ब्लू कॉर्नर नोटिस कैसे भिन्न है, ये बताने के पहले आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप इंटरपोल से जुड़ी हर वो बात जान जाएंगे जो आपको जाननी जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, और एक ग्लोबल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसे इंटरपोल पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथियों, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र हैं और जनता दल सेकुलर के लीडर भी हैं। और इस समय प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं क्योंकि उनसे जुड़े अश्लील वीडियो मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है और लगभग इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बहुत ही गंभीर अपराध उन्होंने किया है। इन अश्लील वीडियो क्लिप से प्रतीत होता है कि बहुत सी महिलाओं का रेवन्ना के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। एक महिला द्वारा प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर वर्षों तक यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप दर्ज किया गया है। वीडियो क्लिप प्रसारित होते ही रेवन्ना जर्मनी भाग गए और कुछ भी हो, ये बात सिद्ध हो गई कि उसने अपराध किया और इसके साक्ष्य सामने आ गए हैं। अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और इंटरपोल सभी देशों को सूचित कर प्रज्वल रेवन्ना का पता लगाएगा कि प्रज्वल रेवन्ना का लोकेशन क्या है, कहां पर है, उसे वापस लाया जाए और उसे दंडित किया जाए। प्रज्वल के मामले में जो एसआईटी बनी उसे भारत में इंटरपोल मामलों की नोडल संस्था सीबीआई को उसने अनुरोध किया, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की गई थी। साथियों, मात्र 33 साल का ये सांसद अपने पद का दुरुपयोग करते पाया गया। जनता ऐसे नेताओं को युवा, ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान नेता मानकर चुनाव जिताती है और जनता को उसका सिला इस रूप में देते हैं ऐसे नेता। जिन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है उनकी जिंदगियां खराब हो चुकी हैं। अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण के 2500 से अधिक क्लिप्स मिल चुके हैं। 700 से अधिक महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिख करके इसके खिलाफ और इसके पिता के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। तो कितना गंभीर मामला है ये। वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में इस तरीके की चीजें एक कलंक जैसी हैं कि 2500 क्लिप्स के मामले सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरपोल नोटिसेस की। इंटरपोल 8 तरीके के नोटिस जारी करता है साथियों। अपराधियों, आतंकियों, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़वाने के लिए देशों के बीच कैसे कानूनी सहयोग होगा, इसको सुनिश्चित करता है इंटरपोल। इसमें सबसे पहले बात करें तो ब्लू नोटिस की बात करें तो इंटरपोल ब्लू नोटिस इसलिए जारी करता है ताकि किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी, उसके लोकेशन और उसकी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके और दुनिया भर के जो सदस्य हैं, मतलब देश हैं इसके इंटरपोल के, वो इस बारे में जानकारी इकट्ठा कराने में मदद दें। प्रज्वल पर एसआईटी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है और अगर वो जर्मनी में है तो इस बात की पड़ताल इंटरपोल के माध्यम से जरूरी है और इसलिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इसी तरीके से रेड नोटिस भी जारी किया जाता है जिसे रेड कॉर्नर नोटिस भी कहते हैं। और जब किसी अपराधी को सजा देने या उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे गिरफ्तार करने या उसके लोकेशन का पता लगाने की जरूरत हो तब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने पर इंटरपोल के 190 से अधिक देश इस बारे में सूचना साझा करने के स्तर पर वैधानिक सहयोग करते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि ब्लैक नोटिस क्यों जारी करता है इंटरपोल। तो इंटरपोल अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये इसे जारी करता है। जैसे दुनिया में कई देशों में अपराध होता है और वहां पर कई ऐसी डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो उसका पता लगाया जाए ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो और डेड बॉडीज को जाना जा सके। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस जारी की जाती है। अगर हम ग्रीन नोटिस की बात करें तो जब कोई व्यक्ति पब्लिक सेफ्टी के लिए संभावित खतरा बन जाए, पॉसिबल थ्रेट बन जाए, तो उस व्यक्ति की क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में चेतावनी यानी वार्निंग देने के लिए ग्रीन नोटिस जारी करता है इंटरपोल।
और वहीं ऑरेंज नोटिस की बात करें साथियों, तो किसी इवेंट, किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्रोसेस के खिलाफ चेतावनी, वार्निंग देने के लिए ये जारी किया जाता है, जिससे पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई गंभीर संभावित खतरा पैदा हो सकता है। इस स्थिति में ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। अगर हम पर्पल नोटिस की बात करें तो इंटरपोल क्रिमिनल्स के द्वारा चोरी करने के तरीकों, ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस की जानकारी के लिए इसे जारी करता है। अगर हम सिल्वर नोटिस की बात करें, जो कि एक नई कैटेगरी है, इसे 2016 में शुरू किया इंटरपोल ने, तो जो आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त प्रॉपर्टी होती है उसको जब्त करने के लिए, मान लीजिए वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है तो वन्य जीव तस्कर जो अलग अलग प्रकार की तस्करी करके सामग्री, आइवोरी या किसी का हाथी दांत या जो भी है, ये सब जब लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसे भी जब्त करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया जाता है। और अगर हम येलो नोटिस की बात करें तो किसी लापता व्यक्ति यानी मिसिंग पर्सन्स की जानकारी के लिए यह ग्लोबल पुलिस अलर्ट जारी करता है। पेरेंटल एब्डक्शन यानी अभिभावक ही अपने बच्चों को मान लीजिए एब्डक्ट कर लें, उनका अपहरण कर लें, क्रिमिनल जो एब्डक्शंस हैं और अन्य किसी प्रकार की जो किडनैपिंग के मामले होते हैं, उन सब में जांच पड़ताल और जानकारी इकट्ठा करने के लिए, कोई गायब हो गया हो, अनएक्सप्लेन्ड कोई डिसअपीयरेंसेस हो, ऐसी स्थिति में इंटरपोल सिल्वर नोटिस जारी करता है, येलो नोटिस जारी करता है। अब साथियों, अंत में इंटरपोल से जुड़ी कुछ जानकारी जो प्रीलिम्स के लिहाज से जरूरी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर ये किस साल बना था, तो 7 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में इसका गठन हुआ था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देशों की बात करें तो इस समय वर्तमान में 196 सदस्य देश हैं। और यहाँ पर साथियों बता दूं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बार बन सकता है कि इसका नवीनतम सदस्य 2023 में पलाऊ बना है। पलाऊ एक साउथ वेस्ट पैसिफिक कंट्री है, प्रशांत महासागरीय एक द्वीपीय देश है, जिसे इसका सदस्य बनाया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1949 में इसका सदस्य बना था। 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं इसके, और 1997 में भारत ने पहली बार इंटरपोल की असेंबली की मेजबानी की थी, और 18 अक्टूबर 2022 को दूसरी बार इंटरपोल की 90वीं जो जनरल असेंबली है उसकी मेजबानी भारत ने दिल्ली में की। जनरल असेंबली इसकी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, यानी इंटरपोल की अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कौन सी है तो उसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। साथियों, जब इंटरपोल बना तो उसके पहले जो प्रेडिसेसर संस्था थी, यानी जो पूर्ववर्ती संस्था थी, उसका नाम था दी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, और 1956 तक इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से ही जाना जाता था, और 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल किया गया, और फिर उसके बाद इंटरपोल ने अपना कार्यवाही करना शुरू किया। तो साथियों, इंटरपोल के बारे में और रेवन्ना के बारे में जो जानकारी आपको दी गई वो आपको कैसी लगी, और आप इंटरपोल के सिग्निफिकेंस के बारे में अगर 3-4 पॉइंट में बताना चाहें, अगर आप एक मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप हमें 3 से 4 पॉइंट में इंटरपोल का सिग्निफिकेंस बताएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।